वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहे थे और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप जीएस सेक्शन मेरे साथ कवर कर सकते हैं। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जो कि अभी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे। साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ करके टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। हर सब्जेक्ट को लेकर के मैं 500 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आरओ री एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का एग्ज़ाम है और एग्रीकल्चर की यूपीपीएससी के थ्रू कुछ वैकेंसीज आई हैं उनके लिए। तो किसी भी नए एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया नंबर, आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कम समय में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात होगी आपके कोर्स से रिलेटेड। चलिए अब आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको मौसम और जलवायु में डिफरेंस बताया था, आगे भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ आपने पढ़ा कुछ जो जलवायु को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर लिया। अक्षांश हो गया, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, इन सबको डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा मानसून का आरंभ कैसे होता है और मानसून का विच्छेद कैसे होता है। प्रेशर बेल्ट मैंने आपको समझाई, जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना है उसको भी एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर आप देखेंगे मैप के थ्रू कैसे मानसून एंटर करता है वो भी समझा दिया था। ठीक है, ऋतुएं शुरू हो चुकी थी। ऋतुओं में शीत ऋतु आप पढ़ चुके हैं। अब आज उसमें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में और उसी को आज एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो जैसा कि हमने शीत ऋतु में बात की थी उसी प्रकार सबसे पहले इसमें हम लोग तापमान के बारे में समझेंगे, फिर वायु दाब और पवनें। ठीक है, उसके बाद देखिए मानसून जब एंटर करता है उससे पहले कुछ जो बोलते हैं कि मानसून से पहले जो बारिश होती है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु समझिए। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में तापमान की जब बात की जाएगी तो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान होना असामान्य सी बात नहीं होती है। पहले एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ, फिर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इनके कुछ क्षेत्रों में जब ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, यहाँ पर कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर ना बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। चलिए अब बाकी चीज़ें समझते हैं। तो देखिए कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं मार्च के समय पर, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, अभी फिर देख लीजिए। मान लीजिए सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मार्च से लेकर के जून तक की है। तो मार्च में क्या होता है, ये वाली मार्च वाली कंडीशन है। ठीक है, और ये मैं जून वाली डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक, तो क्या होता है मार्च वाली कंडीशन में सूर्य की जो किरणें हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पर अर्थात भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। धीरे धीरे जब पृथ्वी मार्च से सूर्य की तरफ जब चक्कर लगाते हुए जून में पहुंचती है, मार्च से जून की तरफ, तो क्या होता है जो सूर्य की रेखाएं हैं
वो कर्क रेखा की ओर खिसकने लगती हैं। ठीक है, कैसे? अभी तक ये जो सूर्य की किरणें थी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही थी, अब ये कर्क रेखा पर सीधे पड़ेंगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो सूर्य का ऊपर से मतलब भूमध्य रेखा से जब ये कर्क रेखा की तरफ ये खिसक रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तापमान कर्क रेखा के पास बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में यही होता है, यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। यहाँ का तापमान लगभग कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अब देखिए मार्च में दक्कन पठार पर दिन का सबसे ज़्यादा तापमान लगभग कितना हो जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जबकि अप्रैल में आप देखेंगे गुजरात और एमपी वाले रीजन में कितना होता है, 38 से 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मई में ताप की अपेटी अधिक उत्तर में जब खिसक जाती है, अभी देखिए क्या था, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे तापमान और बढ़ता जाएगा। तो मई में ताप की अपेटी उत्तर की ओर खिसक जाएगी, किसके पास, कर्क रेखा के पास, जिससे क्या होता है जो उत्तर पश्चिम भाग है यहाँ पर कितना टेम्परेचर जाने लगता है, 48 डिग्री सेल्सियस तक। आप देखते हैं ना एक्सट्रीम गर्मी फील करते हैं, जो भी कर्क रेखा से उत्तर वाले क्षेत्र में रहते हैं उन्हें पता है कि गर्मी के समय में एक्सट्रीम गर्मी आप फील करते हो और ठंडी के समय पर अत्यधिक ठंडी भी फील करते हो। जबकि दक्षिण भारत में आप देखेंगे जो गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वो इतनी प्रखर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो समुद्र तट के पास है, समुद्र के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से समुद्र क्या होता है, देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। लैंड मास क्या होगा, जल्दी से गर्म होगा और क्या होगा, जल्दी से ठंडा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा गर्मी के समय पर, जो प्रायद्वीपीय भारत है स्थल वाला भाग वो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जो समुद्र वाला भाग है वो ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर कैसा जोन क्रिएट होगा, एक बार समझिए, यहाँ पर कैसा जोन होगा, यहाँ पर ये हो गया हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और इधर वाले रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो गर्मी वाली ऋतु में क्या होगा, ये ब्रीजेज इधर चलने लगेंगी, समुद्र से क्या होंगी, स्थल की ओर ये पवनें चलने लगती हैं, जिससे यहाँ पर गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होने पाता और समकारी प्रभाव आप देखने को पाते हो। दक्षिण भारत में आप तापमान देखेंगे 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, और पश्चिमी घाट में तो आप देखेंगे ऊंचाई जाने पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान घटता जाता है, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। अब दक्षिण भारत में जो तापमान है वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर नहीं बढ़ता है, जबकि क्या होता है, तटों से भीतर की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, और गर्मी के महीने में न्यूनतम जो दैनिक तापमान है वो काफ़ी ऊंचा रहता है, या लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। इतना आपको क्लियर हो गया। वायुदाब और पवनें देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ये क्या, देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है, और उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में आप देखेंगे अंतः उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है वो उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातली संचरण को आकर्षित करती हैं, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी होती हैं। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्वा पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों को अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। जो चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ बार बार आप वही पढ़ रहे हो, लेकिन फिर से समझ लीजिए क्या होता है यहाँ पर वायुदाब, अर्थात कैसे यहाँ पर वायुदाब बनेगा और कैसे पवनें चलेंगी वो समझिए। तो क्या होता है इस मौसम में, जब हम बात करेंगे गर्मी वाले मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, तो क्या होता है टेम्परेचर जो है स्थल का वो बढ़ जाता है। सबसे पहले समझिए, हमने इक्वेटोरियल रीजन समझा था यहाँ पर, तो सूर्य की किरणें क्या होती, मार्च में मैंने बताया यहाँ पर सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ऊपर की ओर खिसकने लगती हैं सूर्य की किरणें और आ जाती हैं लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, अर्थात लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पर जो आ रही थी ट्रेड विंड्स आकर के कन्वर्ज हो रही थी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ पर जो कन्वर्ज हो रही थी, अब ये क्या होगा, ये ऊपर खिसकने लगेगा और कहाँ पर ये बेल्ट आकर के स्थित हो जाएगी, यहाँ पर। तो जो ITCZ है वो ऊपर की ओर, उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उत्तर वाले रीजन में आप देखेंगे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से नीचे के स्थान पे आप क्या देख रहे हैं, समुद्र वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर जोन क्रिएट है। और यही जो ट्रेड विंड्स आपने पढ़ी थी ना, ट्रेड विंड्स आ रही थी ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यही ट्रेड विंड्स जब आती हैं तो जैसे ही
आगे बढ़ती हैं तो इनको क्या नदर्न हेमिस्फीयर में अपने से राइट डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और इन्हीं को ही साउथ वेस्ट मानसून के नाम से आप जानते हैं। ये कुछ और नहीं है, पूर्वा पवने हैं। ट्रेड विंड्स को पूर्वा पवने अर्थात ईस्टर्लीज भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा मैंने जो आपको ट्रेड विंड या व्यापारिक पवने बताई थी उन्हें पूर्वा पवने भी बोला जाता है और यही क्या आगे जाके बन जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो ग्रीष्म ऋतु है इनमें जो पवनें चलती हैं इनके साथ कुछ स्थानीय तूफान आते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में बारिश भी होती है। इसे प्री मानसून शॉवर के नाम से भी जानते हैं। तो मानसून से पहले जो बौछारें आती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, अलग अलग जगहों पे, जैसे आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं, फूलों वाली बौछार के नाम से जानते हैं, काल वैसाखी और लू के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे समझिए आम्र वर्षा क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो कि केरल और तटीय कर्नाटक में ये आम बात होती है। तो स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। नेक्स्ट है फूलों वाली बौछार। ठीक है, इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती जो कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं इसकी वजह से, इसीलिए इसे फूलों वाली बौछार बोलते हैं। फिर काल वैसाखी समझिए, असम और ये एक तरह से लू जैसे आप पढ़ते हो ना, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में लू बोलते हैं, आगे बढ़ती जाती पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो इसको काल वैसाखी बोला जाता है। तो असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को जो चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं, इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैसाखी से जाना जा सकता है, जिसका अर्थ होता है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। अब चाय, पटसन, चावल, इनके लिए पवनें तो अच्छी होती हैं और असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। काल वैसाख छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होना शुरू होती हैं। अब लू समझिए उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती जाती है। अब अगली हमें दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु पढ़नी है। तो दो ऋतुएं पढ़ चुके हैं, एक तो शीत ऋतु, दूसरी ऋतु ग्रीष्म ऋतु और तीसरी वर्षा ऋतु है। तो मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं और जून के आरंभ में दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती कि हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं इनको आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट भी आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ ही आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून प्रस्फोट कहलाता है। तो जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलती है। वैसे तो मैं इसे समझा चुकी थी, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो इसके बाद यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती है, मैंने आपको समझाया था, ये व्यापारिक पवनें हैं। ठीक है, क्या होता है गर्मी के समय में जो ITCZ है ऊपर की ओर खिसक जाता है, तो तापमान क्या होता है कर्क रेखा के आसपास बढ़ जाता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब ये लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब ये क्या करेंगे, हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा होने लगता है और यहाँ पर उसके कंपेयर में कम है, इसलिए दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगी तो ये कोरियालिस फोर्स की वजह से अपने से राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और यही आगे क्या जानी जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून के जरिए से। तो जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक इन क्षेत्रों में बारिश होगी। फिर देखिए धीरे धीरे क्या होता है, पूरे भारत में जून से जुलाई में पूरे भारत में ये फैल जाती हैं। पहली ये अरब सागर शाखा आपको दिख रही हैं, ये 2 भागों से प्रवेश करेंगी। फिर दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो कि ऐसे प्रवेश करेगी। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो ये अपनी नमी कहाँ से लेकर के आएंगे, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। बाकी आपने देखा अरब सागर शाखा से ये एंटर कर रही है ये, और दूसरी शाखा आप देख रहे हैं ये गुजरात वाले क्षेत्र से एंटर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अरावली क्षेत्र है, अरावली
की पहाड़ियाँ हैं और इससे सीधे ही गुजर जाती क्योंकि इनसे टकराती नहीं, इसलिए यहाँ पर खासकर बारिश नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे जो कि माउंट आबू वाला क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। बट आगे बढ़ने पे क्योंकि समानांतर है ना, ये तो समानांतर है, जब तक टकराएंगे नहीं यहाँ पर कैसे बारिश होगी। तो मैंने आपको एक और उच्चावच वाला जो फैक्ट बताया था वो यहीं पर लागू करेंगे। आगे बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आकर के और ये मानसून आप देखेंगे यहाँ पर आकर के ये पवनें आपस में टकराएंगी, या बोलिए ये मानसून विंड्स आपस में आकर के टकराएंगी, तो यहाँ पर बादल का फटना और ये सारी प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। देखिए मानसून ये कितनी बार भी मैं समझा चुकी हूँ, बार बार इसीलिए रिवाइज करा दे रही हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। पढ़ा चुकी हूँ इसलिए इतनी जल्दी में बताया है। ऐसे ही आप देख लेंगे, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूँगी। अब चौथा जो मौसम है, चौथी जो ऋतु है, इसमें क्या होता है, मानसून का निर्वतन होता है, अर्थात वापस होता है मानसून। तो अक्टूबर से नवंबर के महीने का जो समय है इसे मानसून के निर्वतन की ऋतु का काल कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य की जो दक्षिणायन होने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो अब क्या होगा, गंगा मैदान पर जो स्थित था निम्न वायुदाब की वो जो द्रोणी थी, अर्थात लो प्रेशर जोन जो क्रिएट हुआ था उत्तर वाले क्षेत्र में, अब ये दक्षिण की ओर खिसकने लगेगा, ठीक है। और इससे दक्षिण पश्चिम मानसून अब कमज़ोर होने लगेगा। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। इसके बाद अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में या कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का जो केंद्र है वो प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। मानसून के निर्वतन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है और तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निर्वतन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय जो भारत है यहाँ के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष में सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। अब समझिए इस वाले पूरे इस कॉन्सेप्ट को। अब जो सूर्य है, सूर्य क्या होगा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपने एक पढ़ी और एक ये वाली कंडीशन, दो मैं समझा चुकी, ठीक है। ये सितंबर और अक्टूबर वाली और ये फिर दिसंबर वाली। तो सितंबर में क्या होगा, सूर्य की किरणें अभी तो इक्वेटर वाले रीजन पे सीधी पड़ रही हैं, धीरे धीरे क्या होगा, ये मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, अर्थात सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। तो जो ITCZ है वो नीचे की ओर खिसकने लगता है। जो लो टेम्परेचर वाला जोन है वो क्या क्रिएट होगा, ऊपर, और हाई टेम्परेचर अब किधर होने लगेगा, मकर रेखा के पास नीचे वाले रीजन में। तो जब नीचे हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब मानसून क्षीण होने लगेगा, ठीक है। तो मानसून क्षीण होने लगेगा, वापस होगा, तो हवाएं क्या होंगी, अब ये वापस लौटने लगेंगी। इन्हें नॉर्थ ईस्ट विंड्स बोला जाता है, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मानसून या फिर उत्तर पूर्वी पवनें हैं जो आती हैं, नॉर्थ ईस्ट इनको बोला जाता है। और ये कब होता है, जब मानसून वापस लौटता है। जब ये वापस लौट रहा होता है, क्योंकि ये सूखी होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, इनमें नमी नहीं होती, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल शाखा से गुजरती हैं तो थोड़ी सी नमी अपने साथ ले आती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके पूर्वी तट पर, जैसे कि तमिलनाडु पर, बहुत अच्छी बारिश करती हैं। तो ये हो गया मानसून के निर्वतन की ऋतु। जब मानसून वापस होता है तो कहाँ कहाँ पर बारिश होगी वो भी आप देखते जा रहे हैं। फिर भी आपको एक बात याद रखनी कि उत्तरी भारत में आप देखेंगे डिफरेंस देखने को मिलेगा, अर्थात टेम्परेचर लो होना शुरू होगा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र तट के पास है और समुद्र से दूरी ज़्यादा ना होने के कारण, समुद्र के पास होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर आप देखेंगे वर्ष भर लगभग समान मिलता है। तो आज की क्लास में हमने सारी ऋतुएं कंप्लीट कर ली हैं। पिछली क्लास और आज वाली क्लास को मिला करके पढ़िए। अब आगे हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है वो कल वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल इंडियन क्लाइमेट, आप मानसून वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर्स कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसी टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।